Just wait for 1-2 minutes. I think people will be joining at 45. तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ओके. आई थिंक मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. पीपल विल कीप जॉइनिंग. ठीक है. तो हम आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई कंसिडर करता है कि अगर 4 to 5% जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी इन अ ईयर और सो, देन इट मीन्स दैट इट इज अ गुड साइन एंड इकोनॉमी इज ग्रोइंग. बट उसके हिसाब से हमारा जो वेजेस है या सैलरीज हैं वो भी अगर इंक्रीज होती रहेंगी प्रोपोर्शनेटली, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा हमारी इकोनॉमी पे, एंड वी कैन कंसिडर दैट आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग. Okay, now impact or effect of inflation. Inflation affects the pattern of production. A shift in production pattern takes place from the consumer goods to luxury goods. इन्फ्लेशन का एक ये है कि हम क्या करते हैं, राइजिंग प्राइसेस का मतलब शायद एक ये भी हो सकता है कि हम एक शिफ्ट करते हैं अपने आप को. पहले हम सपोज कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे, अब हम लग्जरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं. अगर पैसा बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ या तो एडिशन होता है या एट टाइम्स नहीं भी होता एडिशन. बट जनरली इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट्स की को लग्जरी गुड्स में सेल किया जाता है. सेम प्रोडक्ट की ही प्राइस जो बढ़ाई जाती है उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं. बट इन्फ्लेशन जो है वो जो बेसिकली पैटर्न होता है प्रोडक्शन का, उसको किस तरह से इम्पैक्ट करता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज़ का मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, तो वो सेम प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ लग्जूरियस या कोई एक आधा यू कैन से एडिशनल कुछ बेनिफिट या कोई एक फीचर ऐड कर देते हैं उस प्रोडक्ट में और फिर उसको लॉन्च करते हैं. तो लग्जरी गुड्स की तरफ हम जा रहे हैं. बेसिकली इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट भी होता है on investment. Inflation discourages entrepreneurs in investing as the risk involved in the future production would be वेरी हाई एंड वेरी लेस होप फॉर रिटर्न्स. तो इन्फ्लेशन एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए. वो ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्योंकि महंगाई हो रही है, पता नहीं लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, और अगर नहीं खरीदेंगे तो इससे उनका लॉस भी हो सकता है. ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर्स, और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट फिक्स कॉस्ट एंड एवरीथिंग, उनका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगा. अगर वो
प्रोडक्शन कम करेंगे तो कॉस्ट अदरवाइज उनका बढ़ जाएगा, तो बेनिफिट वैसे ही कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर वो ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उनको रिस्क इन्वॉल्व रहता है, वो सोचते हैं बिकेगा नहीं तब भी हमारा लॉस हो जाएगा। सो इन्फ्लेशन बेसिकली एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। इट ऑल्सो इम्पैक्ट और रिजल्ट्स इन ब्लैक मार्केटिंग। इन्फ्लेशन जो है ब्लैक मार्केटिंग भी लोगों को करने के लिए एक तरह से ओपन करता है एक ऑप्शन, या लोगों के दिमाग में आता है कि वो ब्लैक मार्केटिंग करें। सेलर्स में स्टॉक ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड इन द फ्यूचर एंटिसिपेटिंग फर्दर प्राइस राइज। ब्लैक मार्केटिंग किस तरह से होती है कि कोई भी चीज़ को उन्होंने स्टॉक कर लिया और दिखा दिया कि हमारे पास है नहीं, आप खरीदने जाओ मार्केट में, वो बोलते हैं नहीं अब स्टॉक नहीं है, खत्म हो गया। और स्टॉक होता है, दुकान में नहीं होता, बट उनके पास रखा होता है, मे बी गोडाउन्स में होता है, वेयर हाउसेज में होता है, जहाँ पर भी होता है। और वही सोचते हैं कि जब और प्राइस अभी बढ़ रहा है, बढ़ने तो तब हम ज़्यादा भी बेचेंगे, क्योंकि जो पुराना माल है वो तो उन्होंने बेसिकली प्रोड्यूस जो कर दिया वो तो लो कॉस्ट में ही करा है या पुरानी कॉस्ट में ही करा है, और बेचने के टाइम पर उनको हायर कॉस्ट मिल रहा है, तो वो उससे ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। या उस टाइम पीरियड में फिर जब शॉर्टेज दिखा देते हैं कि सप्लाई शॉर्ट है मार्केट में, तो कुछ लोग ब्लैक में हायर प्राइस पे वो चीज़ बेचते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना कि मैं तुम्हें, ठीक है कहीं से मिल नहीं रहा है, मैं तुमको 1000 की जगह 1200 दो, मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ, तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है उस चीज़ की। तो ये भी इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज फेल्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड ऑन प्रोडक्शन। पीपल विद फिक्स्ड इनकम ग्रुप आर दी वर्स्ट सफरर्स ऑफ इन्फ्लेशन। जिनकी इनकम पहले भी सेम थी और अभी भी सेम है, इन्फ्लेशन से पहले भी सेम थी और इन्फ्लेशन के बाद भी सेम है, वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है इनकम नहीं बढ़ी है और प्राइस हुए जा रहा है, तो वो ज़्यादा सफ़र करते हैं रादर देन वो लोग जिनके पास इनकम भी बढ़ गई है। अगर किसी की इनकम भी बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उनके लिए ठीक है। ठीक है, द इंटायर इकोनॉमी मस्ट एब्जॉर्ब द रीप्राइसिंग कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट एज प्राइस लिस्ट्स लेबल। अपने आप को प्लीज म्यूट कर दीजिए। प्राइस लिस्ट लेबल मेन्यूज एंड मोर हैव टू बी अपडेटेड। Give me just 1 minute. पार्टिसिपेंट्स अभी कम है इस क्लास में, पिछले वाले में ज़्यादा थे, मैंने क्लिक कर लिया आपकी अटेंडेंस इन एनी केस अगर लेक्चर ओवर हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क और एनीथिंग। ओके, नाउ एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सचेंज रेट और ट्रेड में देयर कैन बी नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रेड फ्रॉम एन इंक्रीज इन इंस्टेबिलिटी। जो इनस्टेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है इन एक्सचेंज रेट प्राइसेस, वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाता है इन्फ्लेशन उसकी वजह से। टैक्सेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हायर इनकम टैक्स रेट्स on taxpayers. Government incurs higher fiscal deficit due to decreased value of the tax collection. क्योंकि वैल्यू जो है पैसे की जैसे कम हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि उनको टैक्स थोड़ा रेट हाई तो नहीं करना या कुछ ऐसा। जैसे इस साल में टैक्स रेट जो टैक्स का जो रेट है वो बेसिकली चेंज हुआ है, right? On export and balance of trade, inflation rate in the economy is higher than the rate of the other countries. Export and balance of trade की अगर हम बात करें तो inflation rate किसी भी इकोनॉमी में अगर हायर है तो दूसरी कंट्री से अगर ज़्यादा हायर है हमारे पास ही, तो फिर तो हम इम्पोर्ट बिजनेस एक्सपोर्ट क्या ही करेंगे। अगर बेसिक इम्पोर्ट हमसे कौन करेगा, हम कोई भी चीज़ इम्पोर्ट किसी से तभी कर सकते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा अच्छी सी क्वालिटी मिल रही हो या हमारा बेनिफिट कुछ ना कुछ हो, तभी हम इम्पोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इन्फ्लेशन का, कि बेसिकली इकोनॉमी में अगर हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है देन दैट ऑफ जिससे हमें एक्सपोर्ट करना है या जिसके साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उस कंट्री के पास अगर ऑलरेडी कम प्राइस पर वो प्रोडक्ट अपनी कंट्री में बना पा रहे हैं, तो वो हमसे क्यों लेंगे। ऑब्वियसली एक तो इम्पोर्ट चार्जेस लगेंगे उनको, ऊपर से और ज़्यादा महंगे रहेंगे, तो इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। डिपेंड करता है हम किस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस कंट्री का कैटेगोरिकली प्राइसेस जो है वो कम है उसकी कंट्री में, तो फिर कोई हमसे इम्पोर्ट नहीं करेगा। इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हैं, क्यों किन किन रीजन से इन्फ्लेशन होता क्यों है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दिस सेट कैन बी समराइज। एक तो पहला रीजन है, पहला कॉज है बेसिकली या रीजन है इन्फ्लेशन का कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। दिस theory can be summarized टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स।
डिमांड पुल का क्या मतलब हुआ, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि डिमांड किसी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, सपोज करिए मार्केट में एप्पल ने ये एप्पल प्रोडक्ट जो कंपनी है उसने आईफोन अभी रिसेंट में लॉन्च किया है, 12 अपना आईफोन का लॉन्च किया सपोज, उन्होंने एज्यूम किया होगा मे बी कि हम इतनी क्वांटिटी बना लेते हैं, सपोज वो 10 लाख फोन बना लिया उन्होंने और हमारे इंडिया में लॉन्च करा उन्होंने XYZ किसी डेट पर, और लोगों ने उसको इतना डिमांड किया, उसको इतना खरीदना चाहा कि 10 लाख से ज़्यादा की उसकी जो है डिमांड हो गई। तो अब क्या हुआ, सप्लाई कम होगी मार्केट में क्योंकि प्रोड्यूस 10 लाख यूनिट्स हुई थी और डिमांड जो आ गई वो 11 या 12 लाख की आ गई, तो वो 1 लाख से शॉर्टफॉल हो गया। तो अब इस केस में दो चीज़ें हैं, या तो कंपनी प्रोडक्शन और ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, 1 या 2 लाख यूनिट्स जो शॉर्ट पड़ी हैं उसकी, अगर वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती है तो सिंपली वो क्या करेगी, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं या प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ा देगी। लॉन्च अगर 1 लाख रुपए पर करा था तो वो सोचेगी उसको 120 कर देते हैं। 1,20,000 में बहुत सारे लोग होंगे जिनका बजट सिर्फ 1 लाख ही होगा और जो 1,20,000 पर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे वो लोग अपना डिमांड खत्म कर देंगे। फिर वहीं आगे बराबर ऑलमोस्ट मे बी सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए, शायद 20% से डिमांड कम हो जाए मे बी। सो दिस बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और मार्केट में उसकी सप्लाई कम है, यानी कि डिमांड और सप्लाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मिसमैच कर रहा है, बराबर नहीं है तब इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया जाएगा ताकि वो लोग जो बेसिकली उसको उस प्राइस पर अफोर्ड कर पा रहे हैं वो ना कर पाए और डिमांड जो है उसकी कम हो जाए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश। देखिए डिमांड पुल था, कॉस्ट पुश है, व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट गोज अप। अब कॉस्ट किसी चीज़ की बढ़ रही है, पहले एक प्रोडक्ट को सपोज हम बना पाते थे 10 रुपए में, कोई यूनिट, एक यूनिट हम 10 रुपीज़ में हमारी कॉस्ट लगती थी और हम उसको अपना प्रॉफिट रख के 2-3 रुपए का हम उसको मार्केट में प्राइस पर लॉन्च करते थे 14 या 15 रुपए में, तो हमारा वो बेनिफिट हो रहा था 4 रुपीज़ या 5 रुपीज़ पर यूनिट को बेचने में। अब क्या होगा कि हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ गया, 10 रुपीज़ पे पहले हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब हमको कॉस्ट ही उसका 12 रुपया पड़ रहा है। हो सकता है रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो कॉस्ट अगर बढ़ गया है किसी भी चीज़ का तो ऑब्वियसली प्राइस फिर उसका बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा प्रोड्यूसर जो है या जो सेलर है बेसिकली। अदरवाइज अगर वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो उसका कॉस्ट जो मार्जिन था या प्रॉफिट, सॉरी नॉट कॉस्ट मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बेसिकली कम हो जाएगा सेम प्राइस पे अगर वो बेचेगा। ऑब्वियसली अगर आप, मैं, हम भी कोई बिजनेस कर रहे होंगे, हम कोई प्रोड्यूसर है किसी चीज़ के और पहले हम कोई चीज़ को 10 रुपये में प्रोड्यूस करके 15 रुपये में बेच रहे थे फॉर एग्जाम्पल, और अब हमको वो चीज़ 12 रुपये में पड़ रही है तो हम 12 रुपये में प्रोड्यूस करके 15 में उसको नहीं बेचेंगे फॉर श्योर। हम या तो उसका प्राइस 17 या 18 कर देंगे, या हम उसको, या मे बी हम अगर हमारा हम उसका प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं मार्केट में कुछ है तो फिर हम कुछ और सोचेंगे बिजनेस में भी, हम लेस प्रॉफिट पे काम तो नहीं करेंगे कि जो चीज़ 10 में पहले बन रही थी वो 15 में हम बेच रहे थे, अब 12 में बन रही तो भी हम 15 में ही बेच रहे, तो ये हमारा बेसिकली प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा लास्ट ईयर से किसी भी बिजनेस का। तो ये भी एक रीजन बनता है, कॉस्ट पुश जो है ये भी एक रीजन बन जाता है इन्फ्लेशन का कि कॉस्ट बढ़ गई इसलिए भी प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, डिमांड पुल वर्सेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर डिमांड किसी भी चीज की बढ़ती है किसी प्रेजेंट इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट मस्ट बेयर द कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव स्पेंडिंग एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द चीप मनी पॉलिसी। जनरली अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है तो इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट को वो चीज़ बेयर करनी चाहिए, और बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट कुछ चीज़ें करती भी है। आपने देखा होगा हमें बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी मिलता है, तो सब्सिडी वही चीज़ों के उन लोगों के लिए होता है, नॉट फॉर एवरीबडी, not for rich people, not for millionaires or billionaires, but for those people who cannot afford it at that price, which at the increased price। तो गवर्नमेंट हर चीज़ में तो नहीं कर सकती सब कुछ बेयर, लेकिन करती है बहुत चीज़ों में, तो डिमांड पर चीज़ों में गवर्नमेंट को बेयर करना चाहिए। On the contrary, if the cost push is the real cause for inflation, then the trade unions are to be blamed for the excessive wage gain.
इंडस्ट्रीज फॉर कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर कॉस्ट पुश हो रहा है तो कॉस्ट पुश किस वजह से हो रहा है? कॉस्ट पुश का मतलब किसी भी चीज़ का कॉस्ट बढ़ाने का क्यों बढ़ गया? क्या वर्कर्स ने अपनी सैलरी ज़्यादा बढ़ाने की मांग करी है, फिर जो है एम्प्लॉयर उसको सैलरीज बढ़ानी पड़ गई, इस वजह से उसका कॉस्ट बढ़ गया, या क्या रीज़न है? तो फिर जो भी टेंटेटिव रीज़न हो सकता है उसके उसको बेसिकली उसका एक मेजर लेना चाहिए गवर्नमेंट को या किसी को भी, कि अगर वो वेज क्लेम एक्सेसिव वेज क्लेम हुआ उसकी वजह से बढ़ा है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए गवर्नमेंट को या एम्प्लॉयर्स को, सो दैट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ना हो। मतलब अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और मतलब पुरानी कॉस्ट पे ही अगर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और बढ़ी हुई कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने ना करने का हमारे पास ऑप्शन है, वी शुड गो फॉर दैट। ठीक है, तो ये रीजन होगा डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। गिव मी 1 मिनट। हाँ, ना मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करें, काउंट कैसे हम कैलकुलेट करें कि 4% बढ़ा है, 5% बढ़ा है, 2% बढ़ा है, या कैसे बढ़ा है? तो इसके ना ये मेथड्स हैं बेसिकली। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज rate of change in price index which is called inflation rate। प्राइस इंडेक्स में ओवरऑल किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन अगर हम चेक करें तो उसके प्राइस इंडेक्स में कितना चेंज हुआ है, उस परसेंटेज के बेसिस पर हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन रेट इज ऑफन मेजर्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स और इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दो तरीके से इंडेक्स होते हैं। प्राइस इंडेक्स पे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। और वो प्राइस इंडेक्स भी दो तरह से हैं, एक तो होलसेल और एक कंज्यूमर प्राइस। होलसेल का मतलब है कि बहुत बार क्या होता है कि जो रिटेलर होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली खरीदते हैं, एक चेन होती है प्रॉपर। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डायरेक्ट रिटेलर्स को नहीं बेचते अपना सामान, वो होलसेलर्स को बेचते हैं। होलसेलर्स वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में सामान उठाते हैं और वो डायरेक्टली आप और मैं उनसे नहीं खरीदते, कंज्यूमर्स होलसेलर्स से नहीं खरीदते। होलसेलर्स फर्दर फिर रिटेलर्स को, जो शॉप्स होती हैं, आउटलेट्स होते हैं जहाँ से कंज्यूमर डायरेक्टली जाके खरीदता है, होलसेलर्स उनको देते हैं। रिटेलर्स को वो कुछ जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वांटिटी जितनी चाहिए होती है उनको। सॉरी, सो होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, वो हमें दोनों चीज़ें अलग अलग तरह से भी स्टडी कर सकते हैं। तो हमें इन्फ्लेशन रेट मतलब दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से और होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। नो, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो चेंज ऑफ दी प्राइसेस चेक करता है या मेजर करता है किसी भी लेवल का, किसी भी प्रोडक्ट का होलसेल लेवल पर, so that the flow into the wholesale trade intermediaries, the indexes were vital guide in economics। क्यों? क्योंकि होलसेल जो है बेसिकली वो एक बड़े लेवल पर डिमांड होती है उसकी, किसी भी प्रोडक्ट की बड़े लेवल, मतलब होलसेलर जो है वो बहुत बड़े लेवल पर डिमांड करता है किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोड्यूसर से बहुत बहुत ह्यूज क्वांटिटी में उठा के फिर हो सकता है वो आगे 10 रिटेलर्स को देता हो सामान अपना। तो होलसेलर क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट पे उठाता, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में उठाता है, उसको जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर देता है वो प्राइस बहुत कम होता है। उसके बाद रिटेलर जिस प्राइस पे बेचता है कंज्यूमर को, वो अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के, जिस ऑब्वियसली जितने प्राइस पे होलसेलर से वो खरीदेगा सामान, उस पर 2 4 5 रुपये अपना ऊपर रखेगा एज अ अर्निंग, और फिर वो हमको बेचेगा। तो रिटेलर से जो प्राइस कंज्यूमर को मिलता है थोड़ा सा वो हाई होता है इन दैट, तो होलसेल प्राइस कम होता है, रिटेल प्राइस ज़्यादा होता है। बट फिर भी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, एमआरपी लिखा होता है हर प्रोडक्ट पे, एमआरपी लिखा होता है, हम कुछ भी प्रोडक्ट चाहे खरीदें, वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि सारी चीज़ें ऊपर से प्रोड्यूसर से लेकर नीचे तक जहाँ तक कंज्यूमर को मिलती है, मैक्सिमम जो एंड कंज्यूमर है
जैसे कि हम लोग जो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट को, हमें वो पर्टिकुलरली उस मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा पर नहीं बेच सकता कोई भी रिटेलर। उससे ऊपर पर बेचेगा तो हम उसके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। एमआरपी से ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकता। इनफैक्ट हम उस पर भी नेगोशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को उसमें हाईएस्ट लेवल का मार्जिन रखने के बाद भी, अच्छी इनकम अर्न करने के बाद, ये होलसेलर ने भी अच्छा इनकम अर्न कर लिया, रिटेलर ने भी कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कर लिया, जो मैन्युफैक्चरर है उसने भी कर लिया, सबके अपने अपने मार्जिन इंक्लूड करने के बाद भी वो मैक्सिमम प्राइस होता है जिसपे कि प्रोडक्ट बिकता है। लोग ज़्यादा रिटेलर्स एमआरपी भी बेचते हैं क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, बट अगर हम चाहें तो उस पर नेगोशिएट करके उसको और कम पर खरीद सकते हैं। ठीक है। Now, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ग्रुप इन द पॉपुलेशन। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, तो हम पूरी कंट्री के बारे में या किसी भी कंट्री के पूरे पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका हर कोई पर्सन बायर हो। पूरी कंट्री एक ही प्रोडक्ट को बाय करे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पूरी पॉपुलेशन एक ही प्रोडक्ट को बाय करे वो जरूरी नहीं है। हर प्रोडक्ट के अपने कुछ स्पेसिफिक कंज्यूमर्स होंगे। मे बी कुछ प्रोडक्ट 10 लाख लोग खरीद रहे होंगे, कुछ प्रोडक्ट 10 करोड़ लोग खरीद रहे होंगे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि 140 करोड़ के 140 करोड़ लोग खरीद रहे होंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, अगर वो हम उसके थ्रू अगर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। और ग्रुप में वो कौन सा ग्रुप होगा? जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंज्यूमर एक्चुअली में है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हम कंज्यूमेबल आइटम की बात करें, चाहे हम सीरियल्स की भी बात करें, इवन इफ वी विल गो फॉर दी आटा एंड राइस सपोज, तो सारे लोग आटा नहीं कंज्यूम कर रहे होंगे या सारे लोग चावल नहीं कंज्यूम कर रहे होंगे। सपोज पिज्जा एंड बर्गर की बात करें तो सारे लोग पिज्जा नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, 140 करोड़ के 140 करोड़ लोग, राइट? तो हम अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अगर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें, सो वी आर एक्चुअली स्टडीइंग अ स्पेसिफिक ग्रुप एंड नॉट द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सो इट शोज द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द ग्रुप। जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उस ग्रुप का हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चलता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट को ही टारगेट करते हैं। जो रिच पीपल होते हैं ना, वो लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना ही चाहते हैं क्योंकि उनको मे भी आगे अपना नेम मेंटेन करना है या स्टेटस मेंटेन करना है। तो वो इनफैक्ट प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा महंगे से महंगे में खरीद सकते हैं जस्ट टू शो ऑफ, वो करते हैं। तो हम कौन से तो प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि हम कौन से इनकम ग्रुप की बात कर रहे हैं या किस पॉपुलेशन की बात करें, और उस पॉपुलेशन या इनकम ग्रुप की या उस कंज्यूमर ग्रुप का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है। इट इज बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। रिटेल प्राइस जो मैंने आपको बोला, वो प्राइस जो रिटेलर यानी कि हम जिससे खरीद रहे हैं एज अ कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर जो है वो जो जिस रिटेलर से खरीद रहा है कोई भी प्रोडक्ट, उस प्राइस को हम स्टडी करने वाले हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, एंड नॉट एट दी होलसेल प्राइस या डिस्ट्रीब्यूटर को जिस प्राइस में मिला उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम कंज्यूमर रिटेल प्राइस पर बात करें किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर वो बढ़ रहा है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हमें हायर दिखाएगा इन्फ्लेशन। अगर रिटेल प्राइस नहीं उतना बढ़ा और होलसेल प्राइस बढ़ा है तो शायद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन ना दिखाए, क्योंकि कंज्यूमर तो पहले भी 100 रुपये में एमआरपी पे खरीद रहा था और अभी भी वो एमआरपी 100 रुपये पे खरीद रहा है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर एमआरपी ही प्रिंट होकर 100 की जगह 120 आने लगा तो ऑब्वियसली रिटेल प्राइस जो है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का वो इम्पैक्ट करेगा। बेस्ड ऑन देयर इनकम कंज्यूमर स्पेंड्स मनी ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, and there are different consumer price indices. Indices क्या होता है? Indices is the plural of index. Index एक, indices बहुत सारे। Each index tracks the change in the retail price of the different sets of the consumers. Consumer price index किस तरह से काम करता है कि डिफरेंट जो जितना भी कोई भी कंज्यूमर डिफरेंट स्पेंड कर रहा है मनी ऑन अ सेट ऑफ गुड्स ऑफ आइटम। सपोज 100 कंज्यूमर्स ने 1000 ले लिया सेट ऑफ गुड्स, या 10,000 लोगों ने 1 लाख ले लिया, वट एवर, उसको स्टडी करेगा वो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पैसा कंज्यूमर ने खर्च किया है। अब कंज्यूमर जो पर्सन होता है वो बिल्कुल एंड वाला पर्सन होगा, वो आगे उस पर्टिकुलर चीज को बेचेगा नहीं।
वो बस खरीद कर कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है, वो होता है हमारा एंड कंज्यूमर, जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया टारगेट करते हुए कि ये इस चीज़ को कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ सर्टेन ड्रेसेस आर बीइंग डिजाइंड, फीमेल ड्रेसेस आर बीइंग डिजाइंड, तो वो टारगेट किया गया है कि कौन उनको बाय करेगा। No, not maybe the it is if it is for young women, then obviously target जो group हुआ वो young women हुआ, so they would assume कि ठीक है, इसको ना तो कोई मेल पर्सन खरीद, यूजर मेल पर्सन नहीं होगा, यूजर बहुत ज्यादा ओल्ड लेडी नहीं होगी, यूजर बहुत ज्यादा यू कैन से किड, और जो होते हैं मे बी जो फीमेल बच्चे हैं वो विल नॉट बी यूजिंग। सो इट डिपेंड्स कि वो जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो एंड कंज्यूमर जो है उनकी चॉइसेस को कंसिडर करते हुए वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और उसका प्राइस फिर बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, कितना इम्पैक्ट होगा। डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं इन्फ्लेशन पे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन का, इफ द कंज्यूमर इज ऑफ सच लेवल कि वो खुद अगर अर्न नहीं कर रहा है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, क्या कर सकते हैं हम? इफेक्टिव पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन नीड्स टू फोकस। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन को डिटेल में वैसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू, आई एम डूइंग दिस, there are few people who have joined now. Let me just click the fresh attendance for you guys and then I'll just take the measures और उसके बाद मैं लेक्चर ओवर कर दूंगी, ठीक है। सो कुछ पॉलिसीज जो ड्राफ्ट की गई हैं या बनाई गई हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, विच वी मे नॉट नीड टू स्टडी इन डिटेल, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट नोट याद है तो उसमें जो हमने अब तक कवर कर लिया है दैट इज मोर देन एनफ, बट जस्ट टू know that what exactly are the measures to control the inflation. In any case, if you get that kind of question, then you can basically include these things, जिसमें कि क्या क्या measures हैं। ये इस डायग्राम में मेजर्स की स्पेलिंग गलत हो गया, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो मेजर्स कौन कौन से हैं? मॉनेटरी मेजर्स, फिजिकल मेजर्स और कुछ अदर मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं? क्रेडिट कंट्रोल करें, डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी जो गवर्नमेंट ने अभी 2016 में किया भी था, नवंबर 2016 में। तो मॉनेटरी मेजर्स ये सब हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स जो कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम कभी भी ले सकती है या लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन सब प्लानिंग कि हम वो चीज़ जो भी मेजर ले रहे हैं उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी में नहीं पड़ने वाला है। तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब हो गया कि हम बहुत बार, जैसे मैंने आपको बताया, आईएमएफ जब हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट या आरबीआई कंट्रोल करता है कितना मनी फ्लोट करेगा। अगर तो प्राइस बढ़ रहा है, या बढ़ाने का एक रीज़न ये भी होता है कि लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा आ जाता है ना तो वो चीज़ों को खरीदने ज़्यादा लगते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब हो गया कि बैंक्स अगर क्रेडिट रेट जो है या जो लोन्स दे रहे हैं या जो भी जितना भी इजीली अवेलेबल कर पा रहे हैं पैसा मार्केट में लोगों के लिए, ईज ऑप्शन कर पा रहे हैं पैसे को विड्रॉ करने का, या जो भी, उस क्रेडिट को अगर कंट्रोल कर लें, क्रेडिट को कंट्रोल करना यानी कि उधार देना अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो मार्केट में कंज्यूमर्स के पास पैसा कम रहेगा, और पैसा कम रहेगा तो अकॉर्डिंगली डिमांड भी किसी चीज़ की कम रहेगी। डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी, ये भी, डिमोनेटाइजेशन का मतलब करेंसी की वैल्यू खत्म कर दी। पहले 500,000 रुपए के नोट चल रहे थे, अब 500,000 रुपए के नोट आर लाइक गार्बेज फॉर अस, हमारे लिए एक तरीके से वो कूड़ा है, इससे ऊपर कुछ उसकी वैल्यू नहीं रही। तो डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी कर दिया। उससे ब्लैक मार्केट, उससे जो भी जिन भी लोगों के पास ब्लैक मनी था वो अब कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं वो लोग। इशू ऑफ न्यू करेंसी, कुछ न्यू करेंसी इशू करना, अगर, मतलब ये सारे मॉनेटरी मेजर्स हैं, इशू करने की ज़रूरत है तब हम इशू करेंगे न्यू करेंसी, और हमारे पास एज पर द पॉलिसी हम कर भी सकते हैं तो
नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। फिजिकल मेजर्स कौन से हुए? कट इन दी एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर्स जो भी होता है ना, स्पेंड कहाँ कर रहे हैं और सेव कहाँ कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें फिजिकल से रिलेटेड। हमने फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन कुछ हद तक हम कोरिलेट करके उन पॉलिसीज से वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द मेजर्स गवर्नमेंट कैन टेक टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। फिजिकल मेजर्स में क्या हुआ? कट इन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स जहाँ पे उसको लगता है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अगर कट कर सकती है तो वो करे। कंज्यूमर्स या पॉपुलेशन के लिए अगर कुछ ऐसा कर सकती है कि वो कट करने से उनका बेनिफिट होगा तो वो भी करे। इंक्रीजेस इन टैक्सेस, टैक्सेस में इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि टैक्सेस इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास पैसा कम रह जाएगा ना। सपोज एक पर्सन की इनकम 10 लाख रुपीज है साल की और वो पहले 10% देता था टैक्स, इस साल गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसका स्लैब कर दिया 12% का, तो 2% का पैसा उसके पास कम रह गया ना, और वो पैसा वापस भी नहीं आएगा, टैक्सेस का पैसा हमारे पास वापस भी नहीं आता, गवर्नमेंट को जो पे कर दिया वो कर दिया। तो टैक्सेस कई बार क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स को इंक्रीज करती है, रेट को इंक्रीज करती है इन ऑर्डर टू, ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। उसके अपनी इनकम तो बढ़ गई, गवर्नमेंट की इनकम तो बढ़ गई, लेकिन लोगों के पास पैसा तो एटलीस्ट कम हो गया जिससे वो चाहती थी कि जितना कम हो जाए। तो ये भी मेजर है जो इंक्रीज इन टैक्सेस का है। इंक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स में इंक्रीज कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? बैंक्स जो है लोगों को लोन का उसका सॉरी हाई सेविंग इंटरेस्ट रेट का लालच देगी कि अगर आप सेव करोगे तो आपको हम 6 की जगह 6.5% का इंटरेस्ट देंगे, 7% का इंटरेस्ट देंगे या वट एवर देंगे। तो लोग खर्च कम करते हैं और जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। या गोल्ड का प्राइस कम कर दिया कि आप आओ और उसमें इन्वेस्ट करो, तो लोग सोचते हैं अच्छा अभी सोना सस्ता हो रहा है चलो हम ये खरीद लेते हैं, बाद में महंगा हो जाएगा हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फॉर दैट टाइम बिंग तो हमारे पास से पैसा चला गया ना, जो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, सेव कर दिया इन वॉट एवर फॉर्म। सरप्लस बजट बनाए, जो पैसा जिसके पास एक्स्ट्रा है उसको ऑप्शन दे गवर्नमेंट, हमारी ही इकोनॉमी में पॉपुलेशन के पास ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होना चाहिए कि जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसको वो खर्च ना करें और सेव कर लें फ्यूचर के लिए। तो उनके पास से एक तरीके से मार्केट से पैसा जो है गवर्नमेंट खींचती है। It basically pulls from the hands of the people or the consumers or the population, so that उनके पास पैसा रहे ही ना, और नहीं रहेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी किसी भी चीज़ की और प्राइस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस का राइज होने का रीज़न ये भी है कि लोग अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ का डिमांड करने लगते हैं, अनयूजुअली डिमांड करने लगते हैं, तो प्राइस को बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि सप्लाई टू सर्टेन एक्सटेंट एक लेवल के बाद शायद अगर नहीं बढ़ सकती तो फिर हम क्या करेंगे। सो बेसिकली सो सरप्लस बजट इज दैट कि सरप्लस अगर किसी के पास कुछ पैसा है तो वो एक्स्ट्रा खर्च ना करे और सेव कर ले। ठीक है, अदर मेजर्स क्या ले सकती है गवर्नमेंट? रेस प्रोडक्शन, गवर्नमेंट या मे बी ये चीज़ प्रोड्यूसर्स या सेलर्स भी कर सकते हैं कि वो प्रोडक्शन को रेज करें, प्रोडक्शन के प्राइस को, प्रोडक्शन की क्वांटिटी को रेज करें। पहले अगर 1 लाख यूनिट बना रहे थे और डिमांड 1,20,000 की है या 1,30,000 की है, वट एवर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एक की ज़रूरत है डिमांड मार्केट में जो है उसके हिसाब से, तो या तो वो प्रोडक्शन को रेज कर लें। मगर हर टाइम हर प्रोडक्ट की या हर गुड या सर्विस की हर कंट्री हर गिवन टाइम पर रेज कर पाएगी प्रोडक्शन, ये नेसेसरी नहीं है गिवन दी सर्कमस्टेंसेस कि आज का टाइम कैसा है, क्या हम प्रोडक्शन रेस, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन रेस नहीं हो सकता, हर बारी हो भी सकता है। तो जिन सिचुएशंस में हम प्रोडक्शन रेस कर सकते हैं वहां पर हमें ये मेजर लेना चाहिए कि हम रेस करें प्रोडक्शन। जहां पर नहीं कर सकते वहां पर कुछ और मेजर इनमें से जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मॉनेटरी या फिस्कल का कोई मेजर लेंगे, या कुछ और कंट्रोल करने के लिए हम मेजर ले सकते हैं, मतलब कोई स्टेप ले सकते हैं जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन के लिए। रैशनल वेज पॉलिसी, रैशनल वेज पॉलिसी का मतलब होता है कि जो वेज पॉलिसी क्या होता है, हर स्टेट का ना अपना एक वेज पॉलिसी होता है। यू विल सी, अगर आप जब आप मार्केट में जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, सब कुछ तो आपको पता चलेगा मिनिमम वेज रेट हर स्टेट अपना एक डिफाइन कर देती है। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मिनिमम वेज रेट, मिनिमम वेजेस हैं हाईएस्ट, वो दिल्ली में है। दिल्ली से ज़्यादा मिनिमम वेज रेट कहीं पर भी नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, किसी भी और सिटी में नहीं है। और दिल्ली में यू वोंट बिलीव कि जो मिनिमम वेज रेट आज की डेट में है, वो एक ग्रेजुएट जो कि एक फ्रेशर है उसका मिनिमम वेज रेट वुड बी 20,000 अप्रॉक्स।
उससे नीचे कोई भी एम्प्लॉयर किसी को रख ही नहीं सकता। तो रैशनल वेज पॉलिसी होना चाहिए। क्या वो पर्सन उतना पैसे का हमको अर्न करके देगा एम्प्लॉयर को, या गवर्नमेंट भी हायर करती तो गवर्नमेंट को, या प्राइवेट पर्सन हायर करता तो उसको, वो पर्सन उतना वेज लेके उतना अर्न करके दे पाएगा? वो रैशनल पॉलिसी हर स्टेट को रखना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ये भी देखना चाहिए कि मार्केट में कितना पैसा है। अगर 20,000 रुपये कोई पर्सन आज की डेट में अगर अर्न नहीं करता तो शायद वो अपना महीने का 3 टाइम का खाना भी नहीं अरेंज कर पाएगा। सो पॉलिसी, जो वेज पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेट कर रही है अपनी स्टेट के लिए, वो रैशनली करना चाहिए, जिससे कि ना तो कंज्यूमर को नुकसान हो, कंज्यूमर इन द सेंस कि एम्प्लॉय को, और ना ही प्रोड्यूसर जो कि एम्प्लॉयर है उसको, दोनों का बेनिफिट हो उसमें। वो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये भी एक मेजर है। प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल ही तो हम पढ़ रहे हैं एक तरह से कि हमें कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल, क्योंकि कंटिन्यूस राइज इन प्राइसेस इज बेसिकली इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें, अगर हम प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो ही जाएगा। तो हर सिचुएशन में हम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर प्रोडक्ट के लिए हम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स क्या प्रोडक्ट है, क्या सिचुएशन है। कर सकते हैं प्राइस कंट्रोल, तो हम वहाँ पर हम ये वाला मेजर लेंगे, प्राइस कंट्रोल वाला मेजर लेंगे। रैशनिंग होता है कि सस्ते में सामान देना कुछ गरीब लोगों को, जो कि कुछ लेस, या यू कैन से अंडर लेस फॉर्चून पीपल हैं, या जो कि लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको हम सस्ते में दें, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिले। राशन शॉप्स होती हैं, हमने देखा होगा, राशन कार्ड सबके होते हैं, तो उन राशन कार्ड्स के थ्रू उन लोगों की जिनकी इनकम ग्रुप कम है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते नॉर्मल मार्केट प्राइस पे किसी चीज़ों को, तो गवर्नमेंट ये मेजर भी लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, कि उनके लिए राशन शॉप्स ओपन करवाती है और उनको सस्ते में वो चीज़ दिलवाती है। मार्केट से अगर आप चीज़ खरीदेंगे तो वो हाई प्राइस पर ही मिलेगा, लेकिन राशन शॉप से आपको वो चीज़ सस्ते में मिलेगी। तो ये भी एक तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेजर है, जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट भी लेती है और लेती आ रही है सालों से। गरीबों को राशन शॉप से सस्ते में खाना मिल जाता है। खाना इन द सेंस कि सब कुछ तो नहीं, बट जितना गवर्नमेंट कर पाती है, कि गेहूं, कभी चावल, कभी दाल, विच इज दी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लो इनकम ग्रुप पीपल, कि एटलीस्ट उनको खाना सस्ते में मिल जाए, तो रैशनिंग करती है। दीज आर ऑल दी मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। So inflation is also done for us, all of us now. किसी को कुछ अब तक में कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपको लगता है कि we need more discussions on any topic or something, या किसी को कुछ असाइनमेंट्स में क्वेश्चन है, MCQs में क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे बताइए। नाउ डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक्स को हम होपफुली कल में कवर करने की कोशिश कर लेंगे, और and then our syllabus hopefully will be completed. ठीक है, so I'm assuming that everything is clear to everybody. Yes, ma'am. MCQ 5 Yes, ma'am. will be there on Friday. ठीक है, और 20 जो है मैंने लास्ट डेट आपको दिया हुआ है उसका, सेम डे ही, फ्राइडे ही आपका लास्ट डे है असाइनमेंट्स का भी, और फ्राइडे आपको आपका MCQ की लास्ट हो जाएगा, विच विल बी आउट ऑफ योर करिकुलम टाइम, एंड देन होपफुली वी विल बी डन विद एवरीथिंग। अगर हमारी क्लासेस उसके बाद होती हैं, विच आई एम थिंकिंग विल नॉट टेक प्लेस, बट अगर होंगी तो वी विल रिवाइज द सिलेबस, वट एवर टॉपिक यू विल टास्क मी टू कवर, वी विल कवर दैट। ठीक है, okay then, thank you so much everyone for your time and everything. Good luck to you, have a good day, bye bye.